राज्यपाल का दिव्यांग बच्चों के लिए यह बड़ा कदम, 2 लाख का निजी अनुदान। पिता स्वर्गीय सुरेंद्र डेका की स्मृति में सुरेंद्र डेका पुरस्कार की स्थापना। विजय शर्मा का दीपक बैज पर हमला, बोले अच्छे नेता है लेकिन स्पष्टता नहीं। विष्णुदेव साय सरकार की कार्रवाई कानून के दायरे में। दीपक बैज ने सरकार को कटघरे में किया खड़ा, धान खरीदी और भ्रष्टाचार पर सवाल, खरीदी तिथि बढ़ाने की मांग। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्यपाल का दिव्यांग बच्चों के लिए यह बड़ा कदम, 2 लाख की निजी अनुदान। पिता स्वर्गीय सुरेंद्र डेका की स्मृति में सुरेंद्र डेका पुरस्कार की स्थापना। हर वर्ष 2 उत्कृष्ट दिव्यांग बच्चों को सम्मान दिया गया। राज्यपाल रमन डेका ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए अपने पिता स्वर्गीय सुरेंद्र डेका की स्मृति में कोपलवानी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को 2 लाख रुपए का निजी अनुदान दिया। इस राशि से दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पुरस्कार शुरू होगा। बीजेपी नेता विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता दीपक बैज पर तीखी टिप्पणी की है। विजय शर्मा ने कहा कि दीपक बैज अच्छे नेता है लेकिन उनकी बातों में स्पष्टता नहीं होती और हर मुद्दे पर विरोध करने की आदत उनकी राजनीतिक प्रामाणिकता को कमजोर करती है। शर्मा ने कहा कि विरोध के लिए विरोध करने से कोई विश्वसनीयता नहीं बनती। उन्होंने विष्णुदेव साय सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार द्वारा की गई सभी कार्रवाइयां कानून के दायरे में हैं और हर मामले की जांच सभी पहलुओं से की जाएगी। जो कार्यवाहियां हुई हैं वो कानून के दायरे में हुई हैं और इस तरह के कृत्य वालों के साथ उनकी सभी बातों का, सभी आयामों का परीक्षण करना अच्छा है, किया ही जाएगा। विष्णुदेव जी की सरकार है। इस बयान के क्या मायने निकलते हैं दीपक बैज जी के कि क्या बुलडोजर चलाने से कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगी? नहीं, दीपक बैज जी का मसला ये है कि मैं अच्छा नेता मानता हूं उनको, लेकिन उनका विषय ये है कि स्पष्टता अपनी बात में नहीं रखते, हर बात पर विरोध करते हैं। विरोध के लिए विरोध करना है। अगर इस भाव गृह मंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा और रायपुर में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर सख्त टिप्पणी की है। विजय शर्मा ने कहा कि ऐसे प्रदर्शन जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे और आंदोलन का दिखावा करना गलत है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया तय है, उसी के अनुसार काम होना चाहिए। विरोध के नाम पर भ्रम फैलाना उचित नहीं। बिहार का उदाहरण देते हुए शर्मा ने कहा कि वहां एक भी अपील नहीं आई, इससे स्थिति की वास्तविकता साफ होती है। गृह मंत्री ने सलाह दी कि तय प्रक्रिया के अनुसार काम करें, नहीं तो ऐसे प्रदर्शन व्यर्थ है। अब ये वास्तविकता है, इसीलिए मैं कवर्धा छत्तीसगढ़ में भी होने वाले, रायपुर में भी होने वाले उन प्रदर्शनों के संदर्भ में मैंने कल परसों कहा था कि आप ऐसे प्रदर्शन मत, मान लोगों को भ्रमित करने के लिए प्रदर्शन मत करिए। आप नहीं कर पाएंगे, जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, ये तय है बात। और इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए जो आंदोलन वगैरह के दिखावा किए जा रहे हैं वो गलत है। आप लाइन पर काम करिए, प्रोसीजर उसके लिए डिफाइंड है, आप उस पर काम करिए। वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। आप बिहार का उदाहरण आप जो देख रहे हैं, एक भी वहां पर कोई भी अपील वहां पर नहीं आई है, एक अपील नहीं आई। मतलब बिहार जैसे राज्य में अगर आप ये प्रमाणित होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन में भाजपा और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बैज ने धान खरीदी, भ्रष्टाचार, मनरेगा, जमीन की गाइडलाइनें, दरें और शंकराचार्य अपमान के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछे। धान खरीदी को लेकर बैज ने कहा कि 31 जनवरी की अंतिम तिथि में केवल 5 कार्य दिवस बचे हैं और 5.5 लाख किसान अब तक धान नहीं बेच पाए हैं। उन्होंने बताया कि 165 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य में अब तक सिर्फ 115 लाख ही खरीदी हुई है, 50 लाख मीट्रिक टन बाकी है। दीपक बैज ने मांग की कि धान खरीदी की तिथि 1 माह बढ़ाई जाए, टोकन व्यवस्था बहाल हो और हर किसान की धान खरीदी जाए। गृह मंत्री को या मुख्यमंत्री से कौन सलाह लेता है? देखिए, कमिश्नरी प्रणाली मैंने पहले भी कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया गया था, लेकिन यह कमिश्नरी प्रणाली पूरी तरह से फेल हो गई है। लेकिन ये फेलियर नीति को आखिर सरकार ने कैसे लागू किया, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, रायपुर के अंदर में शहर के अलावा नया रायपुर भी है, जो कि नया रायपुर
अभी विधानसभा, नए विधानसभा भी शिफ्ट हो गया है, मंत्रालय भी है, धरना प्रदर्शन स्थल भी वहां पे है। इन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है। आखिर क्यों? क्योंकि वैसी राजधानी में लूट, हत्या, चोरी, डकैती रुक नहीं रही है। मतलब कमिश्नरी प्रणाली कहीं ना कहीं सरकार का ये आधा अधूरा ये सिस्टम है, जो कि पूरे रायपुर एरिया को उनको कवर करना चाहिए, जिससे ये आधा अधूरा उन्होंने कमिश्नरी प्रणाली लागू किया है। देखिए, जीरम का अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है बहुत दिन भर भी कम पड़ जाएगा, लेकिन सरकार ने लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2026 तो लग चुका है, ये जनवरी भी लगभग लास्ट होने जा रहा है, 2 महीने और बाकी है। तो इस पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन देखिए, हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त होनी चाहिए, बस्तर में शांति आना चाहिए। लेकिन कल की घटना आप देख सकते हैं, सरकार लगातार दावा कर रही है कि नक्सलवाद खत्म हो गए ही बोल रहे हैं ना। लेकिन कल की घटना आप देखेंगे, बीजापुर में एक पूर्व सरपंच को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो फिर हत्या कौन कर रहा है भाई? हमारा सिंपल सा सवाल। फिर आप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि नक्सली लगभग खत्म हो गए, तो फिर हत्या कौन कर रहा है? कल की तो उदाहरण है, पूरा प्रदेश के मीडिया के सामने है, बीजापुर में पूर्व सरपंच की हत्या हो गई। फिर हत्या कौन कर रहे हैं? फिर ये तो सरकार से पूछना। धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने नगर निगम जोन 9 के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में 3 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। आमा सिवनी बाजार में 29,35,000 से शेड और चबूतरा कचना में 30 लाख से अपूर्ण मंगल भवन और राम जानकी मंदिर के पास 3,26,000 से भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। विधायक ने सभी कार्यों का भूमि पूजन कर श्रीफल फोड़ा। जोन अध्यक्ष गोपेश साहू ने विधायक को इन विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा और महासमुंद में चूहों द्वारा धान चट जाने के विरोध में दुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर में चूहों की बारात निकाली, बाजे गाजे के साथ नाचते गाते भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को धान भंडारण में लापरवाही का प्रतीक बताया और आरोप लगाया कि सरकार की वजह से किसानों का धान चूहों के हवाले हो गया। प्रदर्शन में पूर्व विधायक अरुण वोरा, दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर और दुर्ग शहर जिला अध्यक्ष धीरज बकरीवाल सहित कई नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, ये घोटालों का बारात है। मूसवा का बारात मंत्रिमंडल, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल के नाम से आज बारात कांग्रेस भवन, राजीव भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक आई है। ये घोटालों का बारात है। ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बोलती है कि कवर्धा में जो 7 करोड़ का धान, 26,000 क्विंटल धान जो है चूहा खा गया। 20,000 क्विंटल महासमुंद में 5 करोड़ का धान चूहा खा गया। हम लोग चूहा भी लेके आए हैं, जिंदा चूहा भी लेके आए हैं और चूहों के बारात बग्गी में बैठा के ले आए हैं। जिंदा चूहों को टोकरी में रख के लाए हैं जिसमें धान भी है, लेकिन वो चूहा धान नहीं खाया। हम लोग अधिकारियों की इस चीज को बताए, ये चूहों ने धान नहीं खाया। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे मंत्रिमंडल और इनके नुमाइंदे जो है वो ये घोटाला किया है। अरे पिछले सरकार में भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी के सरकार में आपने देखे होंगे 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ था, और अभी 2023 के बाद जो सरकार आया है उनने धान घोटाला किया है। ये मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि वो गाना याद आ गया, मूसवा बदनाम हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेरे कारण। ये मूसवा आज राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बॉलीवुड अभिनेता मोहित साहू पर एक युवती के साथ बेरहमी से मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि अभिनेता ने उसे जबरदस्ती उज्जैन ले जाकर शादी की और अब अपनी पहली शादी की बात छिपाकर उससे मुकर रहा है। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने युवती के घर में घुसकर ठोस वस्तु से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
एक महिला ने आकर शिकायत दर्ज कराया है कि एक व्यक्ति उनको सब मारता है, उसने उसके साथ मारपीट किया है, जिस पर चोट आई है, उसके एमएलसी कराकर उसमें अग्रिम लगाने का। धमतरी से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां आर्मी का जवान रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। लापता जवान सत्येंद्र शांडिल्य थाना सिहावा के क्षेत्र के भितरास गांव का रहने वाला है और पंजाब के जालंधर में आर्मी ड्यूटी पर तैनात था। परिजनों के मुताबिक सत्येंद्र 21 दिसंबर को छुट्टी बिताकर अमृतसर एक्सप्रेस ड्यूटी के लिए रवाना हुआ था और 23 दिसंबर को जालंधर पहुंचने की जानकारी बड़े भाई को दी थी। 24 दिसंबर को ड्यूटी पर रिपोर्ट न करने की सूचना मिलने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई, जिसके बाद सिहावा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बिलासपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मोह आजम खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी नदीम अहमद और उसके साथियों ने शासकीय भूमि का फर्जी दस्तावेज बनाकर इसे 18,75,000 रुपये में बेच दिया। तहसील कार्यालय में नामांतरण के दौरान पता चला कि यह भूमि छोटे बड़े झाड़ के जंगल के रूप में शासकीय दर्ज है और इसे बिना अनुमति बेचना गैरकानूनी है। सरकंडा थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की विभिन्न धाराओं के तहत 3 अलग अलग मामले दर्ज हैं। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपी को उसके निवास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय PRSU को RSS का मंच बनाने का आरोप लगाते हुए NSUI ने कड़ा विरोध जताया। NSUI के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल ने कहा कि शासकीय विश्वविद्यालय किसी वैचारिक संगठन का प्रचार मंच नहीं बन सकता। 21 जनवरी को आयोजित श्रीमंत शंकरदेव शोधपीठ लोकार्पण समारोह में RSS के सह सरकारवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित करना संवैधानिक और अकादमिक मूल्यों का उल्लंघन है। NSUI ने मांग की कि प्रशासन स्पष्ट करे कि RSS नेता को किस आधार पर बुलाया गया और भविष्य में शासकीय विश्वविद्यालयों में राजनीतिक वैचारिक पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि बनाने पर रोक लगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने लगातार यूनिवर्सिटियों को आरएसएस का गढ़ बनाना चालू रखा है। जीजीयू बिलासपुर में आरएसएस का गढ़ बना चुकी है। आईजीकेबी भ्रष्टाचार के गढ़ आईजीकेबी में भी आरएसएस का गढ़ बना रही है। अब पंडित रविशंकर शुक्ल में कल एक कार्यक्रम में आरएसएस को मुख्य वक्ता के तौर पे बुलाया जा रहा है। आरएसएस के लोगों को यूनिवर्सिटी में क्या काम है? ना ही वो जनसेवक है, ना ही किसी अपने आप को राजनीतिक दल का मानते, लेकिन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों में वो अपनी मानसिकता और विचारधारा को फैलाने के लिए लगातार आ रहे हैं। हम भाजपा सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आरएसएस के लोगों को विश्वविद्यालय में बुलाया जाएगा, किसी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया जाएगा, तो एनएसयूआई उन कार्यक्रमों में काला झंडा दिखाने का काम करेगी। शैक्षणिक संस्थानों को आरएसएस का गढ़ बनाया जा रहा है, जहां आरएसएस का एजेंडा पढ़ाया जा रहा है। हमें शिक्षा चाहिए और ना ही कि आरएसएस का प्रचार। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लोकार्पण के कार्यक्रम में आरएसएस के लोगों को बुलाया जा रहा है। ना जनप्रतिनिधि है, ना ही वो अपने आप को किसी राजनीतिक पार्टी का मानते हैं। फिर ऐसे में कुलपति महोदय लगातार आरएसएस के लोगों को मुख्य वक्ता के तौर पे यूनिवर्सिटी में क्यों बुलाना चाह रही है? कुलपति महोदय, ये चेतावनी एनएसयूआई की तरफ से भी है और हम भी देना चाह रहे हैं कि लगातार आप आरएसएस के लोगों को बुलाओगे तो अब वो कार्यक्रम, जिस भी कार्यक्रम में नजर आएंगे, उस कार्यक्रम में काला झंडा। चलिए, गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।